for excellence. नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दमदार में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले इस बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं कि वो कौन कौन सी खबरें होंगी जो पूरे दिन छाई रही और जिस पर इस बुलेटिन में विस्तार से हम नजर डालेंगे। तो आज की अभी तक की जो बड़ी खबरें हैं आपको बता दें। दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बड़ी बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी और सीएम धामी ने हिस्सा लिया। उधर राजभर और अखिलेश के बीच खाई और बढ़ती चली गई, गठबंधन टूटने तक पहुंच चुकी है। इस पर रात पर ओवैसी ने भी वार किया है। तीसरी खबर माफिया पर कमरतोड़ एक्शन से जुड़ी हुई। यूपी में लगातार बुलडोजर अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर रहा है और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी रिहायशी सोसाइटी है जहां पर रेजिडेंट्स को डर लगता है। तो सभी खबरों पर एक एक कर विस्तार से नजर। यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, लगातार जारी है। आज 4 जगहों पर आज अवैध संपत्ति पर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। बहराइच में गैंगस्टर गब्बर सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई। 110 करोड़ की उसकी संपत्ति कुर्क की गई। मऊ में सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया गया। तो वहीं प्रतापगढ़ में भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। गाजीपुर में बीएसपी के सांसद अफजाल अंसारी की अवैध संपत्ति कुर्क की गई। तो कहीं बुलडोजर चला तो कहीं कुर्की की कार्रवाई हुई। और अब विस्तार से एक एक कर सभी जगहों की खबर। सबसे पहले बात बहराइच की कर लेते हैं। यहां पर जिला प्रशासन ने गैंगस्टर अपराधी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर देवेंद्र सिंह पर गब्बर सिंह, जिसका दूसरा नाम है, उसकी 110 करोड़ की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क की। देवेंद्र उर्फ गब्बर सिंह की काली कमाई पर प्रशासन ने ताला लगा दिया। प्रशासन ने गब्बर की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है और इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती थी। दरअसल गब्बर सिंह पर अलग अलग जिलों में 47 से ज्यादा केस दर्ज हैं। गब्बर समेत 3 और लोगों पर भी जमीन हड़पने के आरोप है। प्रशासन ने गब्बर सिंह का बंधन होटल भी और एक मार्केट सील किया। आपराधिक कृत्यों से या अन्य अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति है उसको कुर्क किया गया है। यह संपत्ति लगभग 110 करोड़ की आंकी गई है, उसका अनुमान लगाया गया है, जिसमें एक होटल है जिसका नाम बंधन है और एक बाजार है जहाँ इन दोनों संपत्तियों को करने की कार्रवाई की गई है। उधर मऊ में तालाब की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने यहां पर बुलडोजर चलाया और इस जमीन को खाली करा लिया गया, कब्जा मुक्त करवाया गया। एक साथ 3 बुलडोजर से कार्रवाई हुई और अतिक्रमण को ढा दिया गया। इलाके के दबंग और भूमाफिया ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर तालाब की सरकारी जमीन को अपने नाम करा लिया था, जिसके बाद जांच की गई, फर्जीवाड़ा सामने आया और आज पुलिस फोर्स की तैनाती में प्रशासन ने कार्रवाई की। 4.5 बीघा जमीन अवैध कब्जा से मुक्त कराई गई। पूरा मामला रानीपुर इलाके के काझा गांव का है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विदाई भाषण इस वक्त दे रहे हैं, सुनते हैं उनकी स्पीच। हमारे शिक्षक, हमारी विरासत को समृद्ध बनाने वाले कलाकार, हमारे देश के विभिन्न आयामों का अध्ययन करने वाले विद्वान, देश की समृद्धि बढ़ाने वाले उद्यमी, देशवासियों की सेवा करने वाले डॉक्टर व नर्स, राष्ट्र निर्माण में संलग्न वैज्ञानिक व इंजीनियर, देश की न्याय व्यवस्था को योगदान देने वाले न्यायाधीश व अधिवक्ता, प्रशासन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने वाले सिविल सर्वेंट्स, हर वर्ग को विकास से जोड़ने में सक्रिय हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाज में आध्यात्मिक प्रवाह को बनाए रखने वाले सभी पंथों के आचार्य व गुरुजन, आप सभी ने मुझे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में भरपूर सहयोग दिया है। संक्षेप में कहूँ तो समाज के सभी वर्गों का मुझे पूरा सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिला है। मेरे मनो मस्तिष्क में वे सभी क्षण विशेष रूप से अंकित रहेंगे जब मेरी मुलाकात अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस के बहादुर जवानों से होती थी।
उन सभी में देश प्रेम की अद्भुत भावना देखने को मिलती है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान जब भी प्रवासी भारतीयों के साथ मेरा मिलना हुआ, हर बार मुझे मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्यार और अपनेपन का एहसास हुआ। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहों के दौरान मुझे अनेक असाधारण प्रतिभाओं से मिलने का अवसर मिला। वे सभी पूरी लगन, अटूट समर्पण और दृढ़ निष्ठा के साथ एक बेहतर भारत के निर्माण में सक्रिय हैं। इस प्रकार अनेक देशवासियों से मिलने के बाद मेरा यह विश्वास और भी दृढ़ हुआ कि हमारे निष्ठावान नागरिक ही वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं और वे सभी भारत को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे सभी निष्ठावान देशवासियों के हाथों में हमारे महान देश का भविष्य सुरक्षित है। प्यारे देशवासियों, अपने इन अनुभवों से गुजरते हुए अक्सर मुझे अपना बचपन भी याद आता रहा है कि किस तरह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती रहीं। जब अपने छोटे से गांव में एक साधारण बालक के नज़रिए से मैं जीवन को समझने की कोशिश कर रहा था, तब देश को आज़ादी हासिल किए हुए कुछ ही साल हुए थे। देश के पुनर्निर्माण के लिए लोगों में एक नया जोश दिखाई देता था। उनकी आंखों में नए सपने थे। मेरे दिलो दिमाग में भी एक धुंधली सी कल्पना उभर रही थी कि एक दिन शायद मैं भी अपने देश के निर्माण में भागीदारी कर सकूंगा। कच्चे घर में गुजर बसर करने वाले एक परिवार के मेरे जैसे साधारण बालक के लिए हमारे गणतंत्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद के बारे में कोई भी जानकारी होना कल्पना से परे था। लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि इसमें हर नागरिक के लिए ऐसे रास्ते खुले हैं जिन पर चलकर वह देश की नियति को संवारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कानपुर देहात जिले के परौख गांव के अति साधारण परिवार में पला बढ़ा वह रामनाथ कोविंद आज आप सभी देशवासियों को संबोधित कर रहा है। इसके लिए मैं अपने देश की जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शक्ति को सत नमन करता हूँ। चूँकि मैंने अपने गांव का उल्लेख किया है, तो मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अपने पैतृक गांव का दौरा करना और अपने कानपुर के विद्यालय में वयोवृद्ध शिक्षकों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना मेरे जीवन के सबसे यादगार पलों में हमेशा शामिल रहेंगे। इसी साल प्रधानमंत्री जी भी मेरे गांव परौख आए और उन्होंने मेरे गांव की धरती का मान बढ़ाया। अपनी जड़ों से जुड़े रहना भारतीय संस्कृति की विशेषता है। मैं युवा पीढ़ी से यह अनुरोध करूंगा कि अपने गांव या नगर और अपने विद्यालयों तथा शिक्षकों से जुड़े रहने की इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। प्यारे देशवासियों, आजकल सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अगले महीने हम सब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। आधुनिक काल में हमारे देश की इस गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वाधीनता संग्राम के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। वर्ष 1915 में जब गांधी जी स्वदेश लौटे, उस समय देश में
राष्ट्रीयता की भावना और भी प्रबल हो रही थी। अनेक महान जन नायकों की उज्जवल आकाश गंगा का जैसा प्रकाश हमारे देश को 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में प्राप्त हुआ, वह विश्व इतिहास में अतुलनीय है। जहां एक और आधुनिक युग के एक ऋषि की तरह गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर हमारी सांस्कृतिक विरासत से देशवासियों को फिर से जोड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समानता के आदर्श की ऐसी पुरजोर वकालत कर रहे थे जैसा अधिकांश विकसित देशों में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तिलक और गोखले से लेकर भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय तक, ऐसी अनेक विभूतियों का केवल एक ही लक्ष्य के लिए तत्पर होना मानवता के इतिहास में अन्यत्र नहीं देखा गया है। मेरे मस्तिष्क में और भी कई विभूतियों के नाम उभर रहे हैं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि स्वाधीन भारत की विभिन्न परिकल्पनाओं से संपन्न अनेक महान नेताओं ने भारत की स्वाधीनता के लिए त्याग और बलिदान के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वाधीनता संग्राम पर गांधी जी के परिवर्तनकारी विचारों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा और उस दौरान उन्होंने कोटि कोटि देशवासियों की जीवन धारा को नई दिशा दे दी। देवी और सज्जनों, लोकतंत्र के जिस पथ पर हम आज आगे बढ़ रहे हैं उसकी रूपरेखा हमारी संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी। उस सभा में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक महानुभावों में हंसाबेन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर तथा सुचेता कृपलानी सहित 15 महिलाएं भी शामिल थीं। संविधान सभा के सदस्यों के अमूल्य योगदान से निर्मित भारत का संविधान हमारा प्रकाश स्तंभ रहा है और इसमें निहित आदर्श चिरकाल से संरक्षित भारतीय जीवन मूल्यों का हिस्सा रहे हैं। संविधान को अंगीकृत किए जाने से एक दिन पहले संविधान सभा में अपने समापन वक्तव्य में डॉक्टर अंबेडकर ने लोकतंत्र के सामाजिक और राजनैतिक आयामों के बीच के अंतर को स्पष्ट किया था। उन्होंने इधर दिल्ली में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। बीजेपी ने 2024 चुनावों की रणनीति के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बैठक में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, साथ ही पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। दरअसल बीजेपी की कोशिश है मोदी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा राज्यों तक, लोगों तक पहुंचाने की। बूथ लेवल तक बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है और इसी को लेकर बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मंथन किया गया। ज्यादा फोकस उन राज्यों को रखने के लिए किया गया फोकस में उन राज्यों को रखने के लिए जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन फिलहाल अच्छा नहीं है, उसे और दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। मंथन इसी मुद्दे पर। और ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मीटिंग में मौजूद रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। मंथन 2024 को लेकर है, रणनीति 2024 को लेकर है, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस तरह के संदेश दिए गए। बूथ स्तर तक प्लानिंग बीजेपी करने में जुटी हुई है और सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सबका उद्देश्य एक ही है, 2024 को फतह किस तरह से किया जाए। और इसी मुद्दे पर यह बैठक हुई आज और बैठक चल रही है जिसमें बीजेपी के सभी सीनियर लीडर भी मौजूद थे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल हुए, बीएल संतोष भी शामिल हुए। रणनीतियों पर लगातार मंथन चल रहा है कि किस तरह से 2024 की लड़ाई को जीतना है। जो सबसे पहली बात, जो मुख्य एजेंडा रखा गया कि जो योजनाएं केंद्र की तरफ से चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक पहुंचे और सभी को संदेश जाए कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं और कितने लोगों को इससे लाभ मिला है।
वहीं राज्यों की ओर से जिन योजनाओं को चलाया जा रहा है उसे भी लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई है। दिल्ली से हमारे सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत का रुख कर लेंगे। विनीत, इस मीटिंग के बारे में बताएं कि ये बैठक कहां तक, क्या क्या चर्चा चल रही है? आज ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बजे इस बैठक में शिरकत में की थी और 2 बजे से मीटिंग जो है वो शुरू हुआ है। इसमें सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन राज्यों में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद है। साफ तौर पर अगर हम इस बैठक के बारे में बात करें तो 2024 को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री परिषद की जो बैठक है वो लगातार होती रही है। काशी में भी इसको लेकर के बैठक हुई थी। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि रणनीति बीजेपी की है कि जहां पर जिन राज्यों में प्रदर्शन ठीक नहीं था, बेहतरी की गुंजाइश, वहां फोकस ज्यादा रखा जाए, लागू सके, उसको लेकर के यहाँ पर मंथन हो रहा है। साथ ही साथ जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं उसे लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2024 की जो रण है उसे कैसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके, इसको लेकर के जो रणनीति है वो यहाँ पर बन रही है। और इसी को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी फिलहाल आप भी नजर बनाए रखे इस मीटिंग पर। मीटिंग, मंथन, उसके बाद क्या निकल कर आता है, क्या रणनीति बनती है, क्या निर्देश राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिए जाते हैं, आप इस पर निगाह बनाए रखें। आगे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और इधर एसपी से अलगाव के बाद एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान आया। राजभर ने बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत दिए। राजभर ने कहा कि गठबंधन पर बीएसपी से बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी के साथ आए तो क्या होगा, इसका भी जिक्र किया उन्होंने कि क्या होगा अगर वो बीएसपी के साथ मिल जाएं तो। और इस दौरान राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज भी कसा और कहा कि वो एसी में ही रहे तो अच्छा। आजमगढ़ लोकसभा बाई इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी क्या स्थिति रही? मात्र 36,000 वोट बीजेपी से कम पाई है। बीजेपी से जो जीता हुआ कैंडिडेट है, हम अगर उसके साथ खड़े हो गए तब यह है आराम करने के लिए, लेकिन जो नेता आराम कर लिया है तो वो आराम करता रहेगा। संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? हम उनका संदेश तो सुनते नहीं करते, कहते भैया किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तो राजभर संभावना जता रहे कि अगर वो बीएसपी के साथ मिल गए होते तो बीजेपी जो जीते हुए उम्मीदवार उनको हरा देता ये गठबंधन। तो भविष्य की संभावना की तरफ उनका ये संकेत। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से तंज कसा है समाजवादी पार्टी और एसबीएसपी के गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि जनता को ठगने का काम किया है इन दोनों ही पार्टियों ने। अब ये देखिए, ये तो जब ये दोनों मिलकर हमको गाली दे रहे थे, जब तो दोनों मिलकर बड़े बड़े गाली दे रहे थे, कोई कह रहा था कि कम सीट लड़िए, कोई कह रहा था कि वो करिए। अब लड़ रहे हैं, अब लड़कर एक छोड़ दिए हैं और कोई कह रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कमरे में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि मैं धूप में फिर रहा हूँ। भाई उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आप तमाम ने मिलकर ठगा नहीं ठगा? और ख़ास तौर से आपने मुसलमानों को धोखा दिया नहीं दिया? आप सब ने मिलकर कहा था कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को तो नहीं हरा पाए। चुनाव हो गए, आपने मुसलमानों का तो वोट ले लिया, अपनी दुकानों को चमका लिया, अपने आप को मोटा कर दिया सियासी तौर पर। अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ कि घर तोड़े जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। तो वैसे अखिलेश और राजभर दोनों पर निशाना साध रहे हैं। राजभर कह रहे हैं कि वो बीएसपी से बात करेंगे, लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं दिया इस मामले पर। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने राजभर को एक नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि वो एनडीए में आ जाए तो बेहतर। प्रकाश राजभर फिर बागी हो चुके हैं सपा से, लग रहा है एनडीए के साथ आएंगे तो बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा? क्योंकि उनका कोई भरोसा तो होता ही नहीं है।
देखिए एनडीए का कुनबा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और विकास की तमाम परियोजनाओं को एक के बाद एक हमने लगातार इन 8-9 वर्षों में देश की जनता को सौंपने का काम किया है। और इस पूरे हालात के बीच में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किस तरह से तंज कसा है, ये भी आपको दिखाते हैं। 2017 हो, 19 हो या 22 हो, अखिलेश यादव जी के साथ जो भी गठबंधन होता है, रिश्ते बनते हैं, उसका आखिरी पन्ना जो होता है वो तलाक होता है। तो जो भी आएगा अंत में वो तलाक होता है। तो इन दोनों के साथ भी, ओम प्रकाश राजभर जी के साथ भी उन्होंने कहा और शिवपाल यादव जी के साथ भी उन्होंने यही कि समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने एक बीड़ा उठाया था, वो सफल हो रहे हैं, उनको बधाई है। तो दरअसल ये तंज बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव पर किया गया और इसी बीच सब कुछ बीजेपी में ठीक है या नहीं। राज्य मंत्री दिनेश खटीक से न्यूज़ 18 ने बात की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम योगी ईमानदार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण को लेकर विभाग की तैयारियां उसकी समीक्षा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी समझदारी से और जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं और काम करते रहेंगे। और अगली खबर नोएडा से, जहां पर सेक्टर 94 की सुपरनोवा सोसाइटी में लिफ्ट के फ्री फॉल से एक हादसे की खबर। लिफ्ट में उस वक्त एक बुजुर्ग महिला मौजूद थी जो कि गंभीर रूप से जख्मी हो गई। 34वें फ्लोर से नीचे आ रही थी लिफ्ट, अचानक लिफ्ट फ्री फॉल गिरने लगी, जिसके बाद लिफ्ट झटके के साथ 17वें फ्लोर पर रुकती है। महिला के हाथ में फ्रैक्चर और पैरों में भी चोट पहुंची है। इस घटना के बाद से सोसाइटी में रह रहे लोगों में डर का माहौल है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लिफ्ट की समस्या एक लगातार देखने को मिल रही है और हाल ही में सेक्टर 94 के सुपरनोवा में भी एक मामला सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला 34वें फ्लोर से 17 फ्लोर पर आकर लिफ्ट रुकती है और जिससे उसको खासा दिक्कत होती है। रुकेंगे यहाँ एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। से मारपीट करते